पिछले वीडियो में हम लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट का कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हम यहां देखते हैं। तो हम लोग इसको दो तरीकों से यहां पर देखेंगे। अदर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। इसके पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव देखे वो जो दो अलग अलग होम रूल थे उन दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा दोनों के कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी थे। ठीक है, लेकिन दोनों में कोई विरोध नहीं था। ठीक, तो डेट्स ऑफ तिलक, जो तिलक का होम रूल लीग था जिसका नाम इंडियन होम रूल लीग था, उसके उद्देश्य क्या क्या थे? उसका उद्देश्य था पहला स्वराज। स्वराज माने वही सेल्फ रूल या होम रूल, जिसको एनी बेसेंट होम रूल कहती थी, उसको जो तिलक है वो स्वराज कहते थे, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेल्फ रूल। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भारत में कुछ और ज्यादा राज्य बनाए जाएं और उन राज्यों के बनने का आधार होना चाहिए भाषा। यानी हिंदी बोलने वाले जो भाषा वाले लोग हैं उनका एक राज्य, बंगाली बोलने वाले का बंगाल, मराठी बोलने वाले का जो एक अलग राज्य होगा, गुजराती बोलने वाले का। तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, और जो हमारे क्षेत्रीय भाषा है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, इन भाषाओं में वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मांग थी तिलक के इंडियन होम रूल लीग की। इसके अलावा प्रोपेगेशन देयर व्यूज, ये जो तिलक का जो विचार था होम रूल लीग से लेकर के, उन विचारों को फैलाने के लिए अपने अखबारों का प्रयोग करना, जिसमें जो दो महत्वपूर्ण अखबार थे तिलक के, केसरी और मराठा। कभी कभी मराठा को महारट्टा या ऐसे कुछ बोल दिया जाता है, वो मराठा ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, जिसका नाम होम रूल लीग ही था, उसके क्या उद्देश्य थे? कन्वे द कॉमन मैन द मीनिंग ऑफ होम रूल, आम आदमी को यह समझाना कि होम रूल यानी कि स्वराज या स्वशासन का क्या मतलब है। और इसके लिए उन्होंने अपने अखबार का प्रयोग किया। उन्होंने दो अखबार छापते थे, न्यू इंडिया और कॉमन वील। ये अखबार वो छापते थे और ये हम एनी बेसेंट जब पढ़े थे वहां भी देख चुके थे। मोबिलाइजिंग पीपल ऑफ पॉलिटिकली बैकवर्ड एरियाज, खास करके जहां पर अभी राजनीतिक पिछड़ापन है भारत के जिन इलाकों पर, वहां जाकर के विशेष रूप से काम करना और वहां के लोगों को होम रूल का मतलब समझाना और उनको अपने अंदर पार्टिसिपेशन में लेकर के आना। पब्लिक मीटिंग्स, लाइब्रेरी, ड्रामा, इन सब के माध्यम से लोगों के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, होम रूल का मतलब समझाने में इन सब का प्रयोग करना। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स करना, लाइब्रेरीज में अपनी बातों को रखना, ड्रामा, नौटंकी नाटक इत्यादि के माध्यम से भी लोगों को समझाना। फॉलोइंग द पाथ शोन बाय रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 में रूस की क्रांति हो गई थी, जिसे हम पीएसआईआर में पढ़ चुके हैं। बोल्शेविक क्रांति भी जिसको कहा जाता था, और जिसके कारण साम्यवाद का जन्म हुआ। ठीक है, साम्यवाद का जन्म तो हालांकि काफी पहले हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली साम्यवाद एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो रूस की क्रांति ने कुछ सिखाया, उन तरीकों का भी उपयोग करना। क्या सिखाया? कलेक्टिंग फंड्स, लोगों से छोटे छोटे चंदा इत्यादि लेकर के एक बड़ा फंड बनाना, उस फंड का उपयोग फिर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना। एंड सोशलाइजिंग एक्टिविटीज, और जो भी कार्यक्रम हमारे मंच द्वारा किया जा रहा है वो सामाजिक जो समाजवाद के सिद्धांत हैं, यानी उसमें ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं, सारे लोगों को हम एंट्री देंगे, सारे लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, इन भावनाओं के साथ अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पार्टिसिपेटिंग इन लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज वगैरह बन गई थी, उनके माध्यम से भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो कुल मिला के घुमा फिरा के बात वही है, दोनों होम रूल लीग के एक प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव था भारत को स्वशासन दिलवाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव रहा है। अब इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों का जो होम रूल लीग था वो अलग अलग होम रूल लीग चलता था। दोनों के सिद्धांत एक जैसे थे, दोनों में कोई विरोध नहीं था, दोनों मिलजुल के काम करते थे, दोनों के मेंबर्स मिलते जुलते थे। ठीक है, और दोनों का कलेक्टिव प्रयास होता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने अलग अलग अपना चलाते रहे, दोनों का भी मर्ज नहीं हुआ। उसका कारण क्या था वो देखते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, इसके बाद हम कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था? बेसिस नेम, जो तिलक का था उसके होम रूल लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग, और जो बेसेंट के एनी बेसेंट के लीग का नाम था उसका नाम था होम रूल लीग, उसमें इंडियन शब्द नहीं लगा था। एरियाज, कहां कहां काम करते थे हम पिछले सारे वीडियोस में समझ चुके हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी को छोड़ करके
कर्नाटक सेंट्रल प्रोविंस माने उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सब चीजें, ठीक है। और एनी बेसेंट का कहां था? एनी बेसेंट का पर्टिकुलरली मद्रास, इसके अलावा और भी वहां जहां तिलक का इंडियन होम रूल लीग नहीं था। हेडक्वार्टर, तिलक के हेडक्वार्टर था दिल्ली में और बेसेंट का हेडक्वार्टर था अडियार मद्रास में, ठीक है। ब्रांचेस, तिलक के कुल 6 ब्रांचेस थे और जो बेसेंट का होम रूल लीग था उसके 200 से ज्यादा ब्रांचेस थे। इफेक्टिवनेस, तिलक का ज्यादा इफेक्टिव था और बेसेंट का कम इफेक्टिव था, ठीक है। और इफेक्टिवनेस के अलावा एक और अंतर आप लिख लेना, कंप्रहेंसिवनेस, ठीक है, या टेरिटोरियल एरिया, विस्तार। तो तिलक का विस्तार कम था और बेसेंट का विस्तार ज्यादा था, लेकिन प्रभावशाली तिलक का ज्यादा था, ठीक है। आइडियोलॉजी, तिलक वाला कुछ ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी विचारधारा, क्योंकि तिलक वगैरह गर्मपंथी नेता थे, हिंदूवादी पद्धति को लेकर के चलने वाले थे, तो ये कुछ अपने सिद्धांतों में ऑर्थोडॉक्स थे, जबकि बेसेंट और ऑलरेडी आयरलैंड से आती थी, लिबरल विचारधारा की थी। इसीलिए जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग है उसको ज्वाइन करने वाले लोगों में हम आगे देखते हैं मेंबर्स, तो ज्यादातर जो तिलक के होम रूल लीग को ज्वाइन करने वाले लोग थे वो ज्यादातर हिंदूज या अपर कास्ट के लोग थे, जबकि एनी बेसेंट के उसको ज्यादातर जो लोग ज्वाइन किए उसमें एंग्लो इंडियंस और मुस्लिम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए, हालांकि उतनी संख्या में नहीं किए, लेकिन तिलक वाले ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में एंग्लो इंडियंस और मुस्लिम बेसेंट के ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जुड़े, क्योंकि वो लिबरल सोच विचार के होते थे। न्यूज़पेपर्स, तिलक अपने होम रूल लीग का जो प्रमोशन वगैरह है उसका काम वो अपने न्यूज़पेपर केसरी और मराठा से करते थे, और बेसेंट का न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो ये आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा दोनों के अलग अलग रहने का एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि कुछ इलाकों में तिलक को ज्यादा माना जाता था और कुछ इलाकों में एनी बेसेंट को। अगर एनी बेसेंट बॉम्बे आती तो उनकी उतनी महत्ता नहीं थी, उसी प्रकार अगर तिलक मद्रास चले जाते तो तिलक की मद्रास में उतनी मान्यता नहीं थी। इसलिए दोनों ने तय किया कि जहां जहां हमारा प्रभाव है हम वहां वहां अपने तरीके से अपना मूवमेंट चलाते रहे। उद्देश्य तो दोनों का एक ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, अब ओवरऑल यदि देखें कि हम तिलक और उसके होम रूल लीग का जो मेंबर्स थे ओवरऑल, उसमें महत्वपूर्ण मेंबर्स मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बापिस्टा, जी.एस. खरपड़े, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एस.एन. बोस यानी कि सुरेंद्रनाथ बोस, मोतीलाल नेहरू इत्यादि इसके कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर्स थे वो थे, ठीक है। हालांकि इसके तो 40,000 से ऊपर इनके फॉलोअर्स की संख्या थी, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स थे, ठीक है। नोट, मेंबर्स ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन होम रूल लीग मूवमेंट। ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसको मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ज्वाइन बनाया गया था पुणे में, और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं चाहते थे कि कांग्रेस होम रूल लीग का समर्थन करे, ठीक है, क्योंकि होम रूल लीग में थोड़ा रेवोल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट विचार उसमें ज्यादा थे। इसलिए इन्होंने अपने संगठन को बोल दिया था कि होम रूल लीग को कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि बाद में ज्वाइन करते हैं, उसका कारण यह है कि गोखले की मृत्यु हो जाती है और एक और जो लिबरल लीडर थे फिरोज शाह मेहता, इन दोनों ने ही कांग्रेस को रोक के रखा था, क्योंकि और ये बड़े महत्वपूर्ण नेता थे कि ये होम रूल लीग को अपना समर्थन ना करें, ठीक है। लेकिन दोनों की मृत्यु हो जाती है 16 के आखिरी तक। उसके बाद में फिर ये सब ज्वाइन कर लेते। ये सर जी सुब्रमण्यम अय्यर लिखा मैंने, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो कि होम रूल लीग के एक मेंबर थे, wrote a letter to US President Woodrow Wilson against Annie Besant's arrest in 1970। हम आगे देखेंगे, यहां पर नोट मैंने लिख दिया जानकारी के लिए कि जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही होती है और होम लीग आंदोलन जो है भारत में बहुत तेजी से चलने लगता है। इसलिए एनी बेसेंट को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तार का विरोध करने के लिए भारत में काफी मात्रा में जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन होते हैं, और ये जो सुब्रमण्यम अय्यर है इन्होंने इसी के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड माने जिसके कारण सर लगाना पड़ता था नाम में, वो उपाधि को वापस कर दिया था। तो इन्होंने एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब मिलकर के विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को चिट्ठी लिखी थी, और बाद में वुडरो विल्सन ने ब्रिटेन से कहा था कि आप जल्द से जल्द एनी बेसेंट को रिहा करें, और अल्टीमेटली एनी बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अचीवमेंट।
जो होम रूल लीग मूवमेंट चला, हालांकि इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 1916 से 1918 तक थी, लेकिन 20 तक ये खिंचती चली गई। हालांकि 18 के बाद इसका महत्व कम हो गया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल है, यदि हम देखें तो लगभग 4 साल ये चला है, 16 से 20 तक। इसमें इनके अचीवमेंट्स क्या थे? पहला, फील्ड पॉलिटिकल वैक्यूम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको याद होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और लगभग 1919 में नवंबर 11 नवंबर 1918 19 के आसपास जाकर के ये खत्म हुआ। तो लगभग 5 साल ये जो है विश्व युद्ध चला। इन 5 सालों तक भारत में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाला था नहीं, एक्सट्रीमिस्ट थे नहीं, रिवोल्यूशनरी को मान्यता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उनको अंग्रेज सरकार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की तरह गिरफ्तार कर रही थी। कांग्रेस ठंडाए बैठी थी। कांग्रेस तो ये मान रही थी ना कि हमारा स्वामी दिक्कत में है, हम उसके खिलाफ कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो उनका साथ देंगे। तो कोई राजनीतिक आंदोलन चलाने वाला भारत में नहीं था। एक निर्वात, एक वैक्यूम पैदा हो गया था। उस वैक्यूम को भरने का काम होम रूल मूवमेंट ने किया, क्योंकि अगर ये 5 साल तक भारत में कोई आंदोलन नहीं होते तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन थी वो बुझ चुकी होती, ठंडी पड़ चुकी होती। तो इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने जो राजनीतिक आंदोलन भारत में चल रहे थे उनको इन्होंने जीवंत बनाए रखा। जो इनएक्टिवनेस हमारे यहाँ के कुछ इंथुसियास्टिक लोग थे जो भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको इन्होंने रास्ता दिखाया, इनको इन्होंने मंच दिया। ठीक है, दूसरा, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता होता है जिसके माध्यम से लगभग 1907 में जो कांग्रेस में गरम और नरम दल अलग हो गए थे उनको जोड़ने का काम होम रूल लीग मूवमेंट ने ही किया। इसी के साथ 1906 में मुस्लिम लीग बन जाने के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दूरी पैदा हो गई थी, उन दोनों को भी पास लाने का काम होम रूल लीग मूवमेंट ने किया। तो लखनऊ पैक्ट क्या है? उसमें 2 बड़ी बातें हैं, नरम दल और गरम दल मिल गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गई। ठीक, इनको मिलाने में होम रूल लीग मूवमेंट और इसके नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, पर्टिकुलरली एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इनका बहुत बड़ा रोल है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को तथा नरम दल और गरम दल को आपस में मिलाने में। तो लखनऊ पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। ठीक है, फोर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड सम रिफॉर्म्स। इसने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में आपको भारतीयों का साथ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सुधार तो हमें देना ही पड़ेगा युद्ध खत्म होने के पहले। अंग्रेज तो कह रहे थे हम देंगे युद्ध खत्म होने के बाद, पर होम रूल लीग ने कहा तुम्हारा भरोसा नहीं है, जो कुछ देना है अभी दो। और इसी के कारण अल्टीमेटली इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, 1919 में आया। और इसके पहले 1917 में जो भारत सचिव थे, लंदन में बैठते थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसको मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और उस डिक्लेरेशन में पहली बार ये माना गया कि हम भारत को स्वशासन, होम रूल प्रोवाइड करेंगे। तो ये महत्व है इस आंदोलन का। चौथी बात, स्टार्टेड पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर्टिकुलरली इन आईएनसी। इसने भारत में जो राजनीतिक सक्रियता है, एक्टिविज्म है, उसको बनाए रखा। खास करके कांग्रेस जो ठंडाई गई थी, ठीक है, तो इसने कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, होम रूल लीग मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन हम विद इन द कांग्रेस चलाएंगे, कांग्रेस से अलग होकर के नहीं। तो अल्टीमेटली भले ही बुझे मन से, लेकिन कांग्रेस को भी एक्टिव होना पड़ा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को एक्टिव करने में, भारत में पॉलिटिकल एक्टिविज्म बढ़ाने में भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। सेट द स्टेज फॉर इंडियन मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसी ने, क्योंकि अगर 5 साल तक ठंडे बस्ते में हमारा आंदोलन पड़ा रहता तो हम इसके बाद कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता या आजादी का आंदोलन चला पाते, ये बड़ा मुश्किल है। तो आगे हमने जो इसके बाद 1920 के बाद गांधी जी जो कई प्रकार का आंदोलन लेके आएंगे, तो अब गांधी जी किसी भी प्रकार की ढील छूट की बात नहीं करेंगे, सीधे वो आजादी का आंदोलन चलाएंगे। तो आजादी का आंदोलन, इसके पहले हम आजादी का आंदोलन नहीं चला रहे थे, कहीं हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, कहीं हम सेल्फ रूल मांग रहे थे, कहीं हम भारतीयों का पार्टिसिपेशन मांग रहे थे, आजादी की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन में पूर्ण रूपेण भारत को ब्रिटेन से आजाद करने के लिए जो आंदोलन हमने चलाया, उसकी नींव रखने का काम इस आंदोलन ने किया। प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, उनकी सेंटिमेंट्स को भी बल दिया,
इस आंदोलन के द्वारा उनको उन्होंने मंच दिया, और अगर वो कुछ करना चाहते थे तो वो होम रूल लीग मूवमेंट में शामिल होकर के उनको करने का अवसर मिला। फंक्शन थ्रू आउट ईयर, ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, आपको ध्यान रखना है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था होम रूल लीग जो पूरे साल काम करता था, बैठ के नहीं रहता था। कांग्रेस साल में 2-3 दिन काम करती थी, कब? जब दिसंबर में इनका सेशन होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है आपको अनलाइक आईएनसी, कांग्रेस साल में एक बार मुर्गी की तरह हुक देती है। गरम दल के नेताओं ने ऐसा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि साल भर ये ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे, फिर अचानक दिसंबर में याद आता था कि अरे हमारा तो स्थापना दिवस आ रहा है, तो चलो हम लोग सेशन करते हैं, और सेशन करते थे और वहां पर 2-4 डिक्लेरेशन पास कर देते थे, और अंग्रेजों के पास पिटीशन भेज देते थे कि हमको ये छूट चाहिए, हमको दो। तो उसके विपरीत ये थ्रू आउट एनी बेसेंट पूरे भारत में घूमी, बाल गंगाधर तिलक पूरे भारत में घूमे, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को स्वशासन का मतलब समझाया, ये पूरे साल काम करते थे। इसलिए 2 साल के भीतर इसके जो मेंबरशिप की संख्या है वो 40,000 हो गई थी। 1918 आते आते तक 40,000 मेंबर्स इसके साथ जुड़ चुके थे। तो ये थ्रू आउट एक्टिव रहने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको बहुत तेज और तीव्र बनाए रखने में इसकी बहुत बड़ा योगदान है। अट्रैक्टेड एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे जवानों को, ठीक है, क्योंकि आधुनिक विचार से ये जो है पूरा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने काफी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेशन किया, और इन्हीं के पार्टिसिपेशन के कारण 2 साल के भीतर 40,000 की मेंबरशिप जो है वो पहुंच गई, ठीक है, जिसमें लगभग 24,000 के आसपास एनी बेसेंट के उसमें थे, और 16,000 के आसपास जो मेंबर्स थे वो तिलक के उसमें थे। तो बाय नंबर ऑफ मेंबरशिप तिलक का छोटा था और बेसेंट का ज्यादा था, लेकिन बट बाय इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के हिसाब से तिलक का ज्यादा प्रभावी था और बेसेंट का कम प्रभावी था, ठीक है। मैनी मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आल्सो ज्वाइंड, बहुत सारे मेंबर्स, जब ये होम रूल मूवमेंट तेज होने लगा, ये बड़ा प्रभावशाली होने लगा, इसका महत्व बढ़ने लगा भारत में, और लोगों का जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने लगा, तो कांग्रेस के लोग भी जो पहले इसका विरोध कर रहे थे या इनको समर्थन नहीं दे रहे थे, वो भी, उन लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया, और मुस्लिम लीग के लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया, ठीक है। एनी बेसेंट वाज चूजन इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट इन 1970, यह होम रूल लीग की पॉपुलैरिटी के कारण ही एनी बेसेंट को कांग्रेस का जो सत्र हुआ था 1917 में उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये दिखाता है कि एनी बेसेंट का जो मूवमेंट था वो कितना पॉपुलर हुआ। कांग्रेस में ऐसे ही किसी को चेयरमैन नहीं बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं बना दिया जाएगा, है ना, उनकी कुछ पॉपुलैरिटी रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। अब अल्टीमेटली यदि हम देखें तो होम रूल मूवमेंट फेल हो चुका था, असफल हो चुका था। उसके असफल होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। वो कारण कौन कौन से थे? पहला, अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट इन 1917, जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन सा कानून लगता है उन पर? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस कानून में क्या था? इस कानून में यह था कि जो भी आजादी की बात करेगा भारत में सेल्फ रूल की बात करेगा, उसे राष्ट्रद्रोही माना जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के आधार पर एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो तो होम रूल की बात ही कर रही थी, ठीक है, पहला काम। दूसरा क्या हुआ? तिलक लेफ्ट टू इंग्लैंड टू परस्यू अ केस he had filed against Valentine Chirol। Valentine Chirol एक एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति। और इस किताब में उन्होंने क्या लिखा था? लिखा तो बहुत कुछ था, एक लाइन में मैं उसका सार बता देता हूं। लिखा था कि भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अपने अखबारों के माध्यम से लगातार अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते रहते थे और जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको प्रेरित करते थे। इसलिए यहां वहां बम में इसकी हत्या होना, उसका हत्या होना, और उनका ये अपने अखबारों में पक्ष लेते थे। इसलिए वैलेंटाइन चिरोल ने इनको कहा था भारतीय शांति का जनक। इसी बात को लेकर के तिलक ने उन पर मानहानि का दावा किया था इंग्लैंड लंदन की कोर्ट में, और उसकी डेट आ गई थी 1917 में, जिसके कारण तिलक को भारत में अपना जो आंदोलन है उसको छोड़ करके लंदन जाना पड़ा था। और जब वो वहां चले गए तो यहां पर आंदोलन जो है वो शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया, ठीक है। तो 1+2 माने एनी बेसेंट का अरेस्ट और तिलक का इंग्लैंड जाना, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव यह हुआ कि जो होम रूल मूवमेंट था वो लीडरलेसनेस हो गया।
उसमें नेतृत्व की कमी आ गई। अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, उसके क्या कार्यक्रम होंगे, कोई महत्वपूर्ण नेता उसको आगे फिर संभालने के लिए था नहीं। अनविलिंगनेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस तो बिल्कुल भी होम रूल लीग मूवमेंट को समर्थन करती ही नहीं थी, लेकिन 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसके बाद बुझे दिल से कांग्रेस होम रूल लीग मूवमेंट को सपोर्ट करने लगी, लेकिन पूरी अंतरात्मा से नहीं, बुझे मन से। अगर कांग्रेस और ज्यादा एक्टिव होकर होम रूल लीग मूवमेंट को समर्थन देती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन कांग्रेस को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं, जबकि हमारा जन्म 1985 में हुआ है, हम बड़ा संगठन है, ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ले जाए। इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह के साथ कांग्रेस के लोग होम रूल लीग मूवमेंट को ना तो अपना समर्थन देते थे ना उसमें काम करते थे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण था इसकी असफलता का। लॉलीपॉप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इसी बीच अगस्त 1917 को जब अंग्रेज सरकार को यह महसूस हो गया कि जो ये मूवमेंट है भारत में, होम रूल लीग मूवमेंट, ये बड़ी तेजी पकड़ रही है, एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, और साल भर के भीतर इसके 26,000 मेंबर हो गए थे और 2 साल में 40,000 मेंबर हो गए। इन सब बातों से घबरा रहे थे अंग्रेज, और अंग्रेजों को लगा कि अगर आप कोई लॉलीपॉप इनको नहीं दिया तो यह आंदोलन बहुत जड़ पकड़ लेगा। इसलिए उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन जो 1917 में आया, जिसके बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, तो ये एक लॉलीपॉप दिया और इसमें यह कह दिया गया था कि डिमांड ऑफ होम रूल यानी स्वशासन की मांग करना, जो इसके पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह माना जाता था, इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि अब राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाएगा। तो ये भारत में जो उत्साह चरम सीमा पर थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसको ठंडा करने के लिए ये लॉलीपॉप बांट दिया गया सारे कर्मचारियों को और हम सब बैठ के लॉलीपॉप चूसने लगे। ठीक है, तो ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। तो जब कभी भी अंग्रेज बड़े चालाक थे, देखते थे कि जैसे गुस्सा भड़क रहा है, लोगों का आंदोलन तेज हो रहा है, कोई ना कोई लॉलीपॉप को हमको दे देते थे। ठीक है, और हम वो लॉलीपॉप को झुंझुना बना के कभी बजाने लगते थे, कभी चूसने लगते थे। अगली बात है, महात्मा गांधी वाज गेनिंग प्रोमिनेंस। इसके अलावा महात्मा गांधी का भी भारत में महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 17 में, फिर खेड़ा का, फिर अहमदाबाद में स्ट्राइक। तो ऐसे गांधी धीरे धीरे 1918-19 तक गांधी जी बड़े फेमस होने लगे थे भारत में, और लोगों का झुकाव होम रूल लीग मूवमेंट से हट करके गांधी और गांधी के सिद्धांतों पर जो है आकर के टिकने लगा। अल्टीमेटली आंदोलन अपने उद्देश्यों में बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हो पाया, हालांकि काफी कुछ अचीवमेंट जो हमने ऊपर लिखा, उन अचीवमेंट्स को तो इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन अल्टीमेटली जो ये होम रूल चाहते थे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये असफल रहे। फिर गांधी आएंगे और फिर 27-28 साल बाद 1920 के बाद, ठीक है, या गांधी के आने के बाद लगभग 30 साल हमें आजादी मिली। हो सकता है होम रूल मूवमेंट अगर और तेज पकड़ लेता तो हमें और जल्दी आजादी मिल जाती, ऐसा भी संभव था। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी डिस्कस करूंगा कि क्या होता यदि होम रूल मूवमेंट सफल हो जाता और हमें उसी समय आजादी मिल जाती। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि आपको विषय की समझ कितनी अच्छी है। ठीक है, आप ये देखने के लिए कि आपका प्रेडिक्शन कितना सही होता है। आप कोई प्रेडिक्शन करने वाले जादूगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एटीट्यूड, सरकार का क्या रवैया, क्या रुख था होम रूल लीग मूवमेंट और उसके नेताओं के प्रति। स्वाभाविक बात है, सीवियर रिप्रेशन। सरकार खुश तो होगी नहीं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आजादी मांग रहे हो। ठीक है, ये सब बेवकूफ थे, आजादी नहीं मांग रहे थे, ले लो आजादी, ऐसी बात तो होनी नहीं थी। ठीक है, तो वो जो है हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे। सीवियर रिप्रेशन, काफी बुरी तरीके से उस आंदोलन को दबाने, कुचलने, शांत करने, ठंडा करने की कोशिश की गई। पर्टिकुलरली इन मद्रास वेयर स्टूडेंट्स वर मोर एक्टिव। खास करके मद्रास, जिसमें पढ़े लिखे युवा कई राजनीतिक रैलियां करते थे, और जब कभी एनी बेसेंट की रैलियां होती थी तो उसमें छात्रों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था। तो छात्रों को बुरी तरीके से मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, जेल में डाला गया। ठीक है, उनकी जो स्टूडेंटशिप थी वो कैंसिल कर दी गई। ये तमाम कठोर कदम उठाए गए ताकि छात्रों की उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो सके। तिलक वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली एंड पंजाब। तिलक को पंजाब और दिल्ली में एंट्री करने से मना कर दिया गया था। आओगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली पंजाब एक बहुत बड़े केंद्र थे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की, और अगर ये यहां पर पहुंच जाते, और दिल्ली तो ऑलरेडी राजधानी बन चुकी थी,
इसलिए दिल्ली और पंजाब इनको आने से मना किया गया। एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट्स वर अरेस्टेड। एनी बेसेंट और उसके जो सहयोगी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसी गिरफ्तारी के विरोध में सर जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये जी है या एस है देख लेना इंटरनेट पे, ठीक है, जी है या एस है, कहीं 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 एस दिखता है, कहीं कहीं जी, देख लेना। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को चिट्ठी लिखी थी कि एनी बेसेंट की रिलीज के बारे में वो अपनी आवाज उठाएं। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड मोंटेग्यू। लॉर्ड मोंटेग्यू जो कि भारत सचिव थे, लंदन में बैठते थे, भारतीय मामलों के मंत्री थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इस आंदोलन के बारे में। वो क्या है, शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स। भगवान शिव की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब वो सती कूद जाती है जलते हुए हवन कुंड में, तो उसका कुछ रेफरेंस लेकर के, अब इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी हिंदुइज्म के प्रति वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि शिवा ने अपनी पत्नी को 52 हिस्सों में बांट दिया था और इसके पीछे उनका उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि मेरी 52 पत्नियां हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार एनी बेसेंट ने भारत में किया। भारत में क्या किया, 2 होम रूल लीग चला दिए। ठीक है, फिर उसकी 6 ब्रांचेस तिलक ने खोल ली, 20 ब्रांचेस उन्होंने खोल ली। तो इस प्रकार से होम रूल लीग मूवमेंट की अनेक ब्रांचेस, अनेक मेंबर्स को शामिल करके एनी बेसेंट और तिलक ने यह दिखाने की कोशिश किया कि हमारे पास इतने बड़े-बड़े और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है लॉर्ड मोंटेग्यू का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि अंग्रेज लोग होम रूल लीग मूवमेंट को बड़ा महत्व नहीं देते थे। ये अलग बात है कि अंदर से वो डरे हुए थे, लेकिन डरा हुआ व्यक्ति जब सामने वाले को कमजोर का है तो आप समझ लीजिए कि वो वास्तव में और ज्यादा डरा हुआ है। ठीक है, प्रेस ऑफ एनी बेसेंट वर शट डाउन। पहले तो अंग्रेजों ने तिलक और एनी बेसेंट के अखबारों को छापने के लिए काफी ज्यादा भारी मात्रा में सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की। जैसे तिलक को कहा था कि आप 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, उस समय की बात है 20,000 रुपए, और एनी बेसेंट को कहा था कि आप 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। आज जैसे ही आपके अखबार ने कुछ गलत लिखा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, तिलक ने भी पैसा जमा कर दिया, एनी बेसेंट ने भी पैसा जमा कर दिया। बाद में दोनों अपने अपने काम से बाज नहीं आए, दोनों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया। ठीक, तो एनी बेसेंट का जो प्रेस था उसको तो बंद करना पड़ा, क्योंकि अब आगे अपना प्रेस चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो मजबूर होकर के उनको अपना प्रेस जो है वो बंद करना पड़ा। और तिलक तो फिर इंग्लैंड चले गए थे, तो फिर उनके खिलाफ कुछ किया नहीं गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी भारी रकम ये लोग इंपोज करते थे ताकि थक हार के इनका प्रेस जो है वो बंद हो जाए। अल्टीमेट आउटकम, कुल मिलाकर इस पूरे आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ, इन 1920 आते आते तक इट मर्ज्ड विद कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस में इसका विलय हो गया, क्योंकि एनी बेसेंट एक्टिव नहीं रही, तिलक चले गए इंग्लैंड। ठीक है, तो लीडरलेस हो गया। तो अब जो बाकी बचे खुचे मेंबर थे, कांग्रेस ने उनको अपने में मर्ज कर लिया। कांग्रेस की एक आदत रही है कि जैसे ही कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है, एक्टिव होने लगता है, ये तुरंत उसको अपने में मर्ज कर लेते, क्योंकि ये चाहते नहीं थे, और ठीक भी था कि अगर सब मिलजुल करके काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो 1876 में इसी तरह इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाया था, और जब वो पॉपुलर होने लगा तो कांग्रेस ने उसको अपने में मर्ज कर लिया। फिर आगे हम देखेंगे स्वराज पार्टी एक पार्टी बनेगी आगे चल करके, उसको भी बाद में कांग्रेस में मर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का यही एक उद्देश्य था कि भाई सारा प्रयास हम लोग मिलजुल करके करें। ठीक है, और कोई कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जो है हाइट में जाने न पाए। ठीक है, और फिर कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में गांधी जी का फिर समय आ गया, और गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, फिर सारे मेंबर जो होम रूल लीग के हैं वो आ जाते हैं किसमें, कांग्रेस में। हालांकि उसमें 2-4 मेंबर इस बात से एग्री नहीं करते, होम रूल लीग के 2-4 मेंबर इस बात से एग्री नहीं करते कि होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय किया जाए, लेकिन कर दिया जाता है। तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, और 1921 में ये नाराज लोग अपनी अलग से एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, जिसके महत्वपूर्ण नेता थे मोतीलाल नेहरू और भूला भाई देसाई और चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इसका आउटकम ये हुआ,
branches of Home Rule League was also established in New York and London। ठीक है, तो विदेशों में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन जब भारत में ठंडा हुआ तो वो सभी जगह ठंडा हो गया। लेबर पार्टी ऑफ यूके सपोर्टेड, जो यूके की लेबर पार्टी थी वो भारत का बड़ा समर्थन किया करती थी। ठीक है, तो उसने भी जो है समर्थन किया था, हालांकि ये पार्टी उस समय अपोजिशन में थी, सरकार में नहीं थी, तो उसने होम रूल लीग के, भारत के होम रूल लीग का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अब एक दो स्टेटमेंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, सी वाज मोर इंडियन देन मोस्ट इंडियंस। जो अधिकतर भारतीय हैं उनसे बढ़कर भारतीय थी एनी बेसेंट, क्योंकि वो आयरलैंड की थी लेकिन भारत के लिए जान देती थी अपनी, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सी वाज मोर इंडियन देन मोस्ट इंडियंस, अ वुमन ऑफ प्रोफाउंड करेज एंड डिटरमिनेशन। एक ऐसी महिला जिसमें अटूट हिम्मत और साहस भरा हुआ है और वो दृढ़ निश्चयी है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के बारे में कहा था। दूसरा एक एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण कथन है, जब उन्होंने होम रूल लीग लॉन्च किया था, प्राइसेस ऑफ इंडियन लॉयल्टी इज इंडियाज फ्रीडम। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि भारत तो तुम्हारे प्रति बड़े विश्वसनीय है, लॉयल है और विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका पुरस्कार इंडिया को क्या मिलना चाहिए, वो है इंडिया की आजादी। ठीक, द मीनिंग ऑफ वॉर फॉर अ कॉमन मैन was in एक सेकंड, बाल गंगाधर तिलक का एक और स्टेटमेंट है कि जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा है और जिसमें इस युद्ध में भारतीय लोग साथ दे रहे हैं अंग्रेजों का, इसका मतलब क्या है, तो द मीनिंग ऑफ वॉर फॉर अ कॉमन मैन वाज इंक्रीजिंग डकैती ऑन हिज पॉकेट बाय द गवर्नमेंट। युद्ध का मतलब है कि अब ब्रिटिश सरकार और ज्यादा भारत पर टैक्स लगाएगी क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा आम आदमी के जेब में हाथ डाल करके डकैती करने के समान है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है उसका व्यवहार। ठीक है, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गई, भारतीय लोगों से मदद करने के लिए पैसा, धन, जानवर इत्यादि को मांग किया गया, यानी भारत के पैसों पर ब्रिटेन जो है युद्ध लड़ रहा है। एक प्रकार से ये भारतीय आम आदमी की जेब में हाथ डालकर डकैती करने के समान। आफ्टर मोंटेग्यू, या जिसको अगस्त डिक्लेरेशन या मोंटेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं, जो 1917 में आया, एनी बेसेंट ड्रॉप्ड हर होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग उन्होंने अपना बंद कर दिया। कारण यह है कि इस डिक्लेरेशन के बाद सेल्फ रूल की डिमांड को सिटीजन के दर्जे से बाहर कर दिया गया और इसी चार्ज पर एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई थी। तो जैसे ही स्टेटमेंट आया, एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया और एनी बेसेंट ने भी आगे अपना आंदोलन नहीं बढ़ाया, हालांकि तिलक ने अपना होम रूल लीग को कंटिन्यू किया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मोंटेग्यू स्टेटमेंट या मोंटेग्यू डिक्लेरेशन। लॉर्ड मोंटेग्यू जो कि भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन वेक ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट्स पॉपुलैरिटी, भारत में होम रूल लीग मूवमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, एंड कंसर्न्स रेज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी, वायसराय वगैरह थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि यहां पर आंदोलन बहुत तेज होते जा रहा है, क्या करना है आप बताइए। ठीक है, प्लस इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन इंटरवेंशन, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन से कहा था कि एनी बेसेंट को आजाद कर दिया जाए। तो इन तीन चीजों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जो भारत सचिव थे मोंटेग्यू, ही इशूड अ स्टेटमेंट ऑन 20 अगस्त 1970। उन्होंने अपना एक कथन जारी किया, अपना एक घोषणा जारी किया 20 अगस्त 1917 को, इसलिए इसको अगस्त डिक्लेरेशन या मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस डिक्लेरेशन में क्या था, द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अब ब्रिटिश सरकार की नीति यह है कि शासन प्रशासन के हर विभाग में हम भारतीयों की संख्या, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, और धीरे धीरे करके हम ऐसी संस्थाओं का निर्माण करेंगे जिसमें भारतीय लोग अपने हिसाब से शासन प्रशासन कर सकेंगे, विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, ताकि आने वाले समय में हम एक जवाबदेह सरकार का निर्माण भारत में कर सके। जवाबदेह या रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि भारत में
डायरेक्ट चुनाव करके भारत के लोगों का चुनाव करके उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और भारत में सही अर्थों में सेल्फ रूल की स्थापना जो है वो की जाएगी, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया था। अब यह था मोंटेग्यू का स्टेटमेंट। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट वाज फर्स्ट टाइम दैट इट वाज एक्सेप्टेड ऑफिशियली टू गिव इंडिया अ सेल्फ रूल। यह पहला स्टेटमेंट अंग्रेजों के द्वारा आज तक जारी किया गया था जिसमें भारत को स्वशासन देने की बात कही गई थी। यह ऑफिशियली पहली बार, ठीक है। हेंस नाउ डिमांड ऑफ सेल्फ रूल विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन। अब जब ऐसा अंग्रेजों ने कह दिया कि भारत को हम होम रूल देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अब होम रूल की मांग करना राष्ट्रद्रोह, सिटीजन नहीं। दैट्स व्हाई एनी बेसेंट वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। इसलिए एनी बेसेंट को जो है जेल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। अब ऑब्जेक्शन फ्रॉम आईएनसी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्यों किया? उसके दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि अंग्रेजों ने घोषणा पत्र में ये तो कह दिया कि भारत को स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा उसका कोई टाइम लिमिट उन्होंने डिसाइड नहीं किया। अब वो 10 साल में देंगे, 20 साल में देंगे, 50 साल में देंगे। तो ये ऑब्जेक्शन सही भी था कांग्रेस की तरफ से कि नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज मेंशन्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ रूल। कब तक दोगे हमें, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू सेल्फ रूल इन इंडिया। इस स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली ये बात कही गई थी कि भारत को कब सेल्फ रूल देना है, कैसे देना है, ये सब अंग्रेज तय करेंगे। कांग्रेस कहती थी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना भारतीय को आप शामिल किए ये कैसे तय कर सकते हैं कि भारत को सेल्फ रूल कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो भारतीयों को अपने डिसीजन में शामिल कीजिए। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस आधार पर कांग्रेस ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है। चलिए एक और महत्वपूर्ण नोट हम लोग भूल रहे थे, नोट्स रिलेटेड टू होम रूल लीग। ये वाला जो नोट है ये संबंधित है कॉजेज ऑफ फेल्यूर। तो आप चाहें तो 7वां पॉइंट बना करके कॉजेज ऑफ फेल्यूर में उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो होम रूल लीग के असफल होने या उसके डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। एंग्लो इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया डिड नॉट ज्वाइन होम रूल लीग एज दे फेल्ट होम रूल would mean rule of Hindu majority, mainly the high caste। तो ज्यादातर मुसलमान और एंग्लो इंडियंस, इसके अलावा दक्षिण भारत के जो नॉन ब्राह्मण्स थे, माने जो ब्राह्मण्स नहीं थे, उन्होंने होम रूल मूवमेंट में बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि जब कभी भी होम रूल की एस्टैब्लिशमेंट भारत में होगी तो उसमें जो सत्ता आएगी, शासन करने का जो अधिकार मिलेगा वो उच्च जाति के लोगों को मिलेगा, ब्राह्मणों को मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें टेक पार्ट नहीं किया था और ये भी एक कारण था होम रूल जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग लेटर मेड स्वराज पार्टी 1921 में। 1920 में कुछ मेंबर जो थे होम रूल लीग के वो तो कांग्रेस में शामिल हो गए, एक तरीके से सभी शामिल हो गए, लेकिन उनमें से कुछ मेंबर के मन में असंतोष था। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में शामिल होकर के काम करें, क्योंकि कांग्रेस की मेथोडोलॉजी, खास करके गांधी आ चुके थे, वो उनको पसंद नहीं आता था। इसलिए 1921 में वही मेंबर जो एक समय होम रूल लीग के मेंबर हुआ करते थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी, जिसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और चित्तरंजन दास, ठीक है। अब इस पार्टी के बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां तक ये होम रूल लीग मूवमेंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मोंटेग्यू का स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट 1916। धन्यवाद।